नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी अर्नब गोस्वामी पर हुए अटैक की। आपको रवीश कुमार का बेहद महत्वपूर्ण वीडियो स्टेटमेंट भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस अटैक से पहले अर्नब के खिलाफ मानहानि के अलावा कई और आपराधिक मामलों को लेकर देश भर के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुके थे, जो मामला कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत देते हुए 3 सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी पर या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। पर अर्नब पर हुए इस हमले को लेकर मीडिया में वो चीख पुकार नहीं सुनाई दी जिसकी निष्पक्ष पत्रकारिता धर्म निभा रहे कथित बड़े पत्रकारों से उम्मीद थी, जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। उम्मीद है आपने रिपब्लिक टीवी के एडिटोरियल चीफ अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले की खबर देखी होगी। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक 22 अप्रैल की मिडनाइट को 2 बाइक सवारों ने ऑफिस से घर जा रहे अर्नब गोस्वामी की कार का पीछा किया और कार रोककर उन पर हमला किया, धमकी भी दी। इस वारदात के वक्त अर्नब की पत्नी साम्यव्रता रे भी उनके साथ थीं। वो भी एक पत्रकार ही हैं। हमला के आरोपी यूथ कांग्रेस के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों हमलावर अरुण बोराडे और प्रतीक मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। इन दिनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को उनकी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल की गई अर्नब गोस्वामी की भाषा और तेवर नागवार गुजरी और नाराज होकर उन्होंने अर्नब पर अटैक किया। कांग्रेस के खेमे में बवाल मच गया तो बीजेपी की आंखें लाल हो गईं। अर्नब गोस्वामी के जिस न्यूज़ बुलेटिन शो को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का खून खौल उठा, उसे मैंने भी देखा। मैं मानता हूं कि अर्नब गोस्वामी की भाषा और आवाज़ को लेकर आपत्ति हो सकती है, पर पत्रकार पर अटैक गलत है। सोनिया गांधी से किया गया उनका सवाल मेरी नज़र में गलत बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में निर्दोष निहत्थे हिंदू संतों की जिस निर्ममता से हत्या हुई और उस घटना पर अर्नब उस पार्टी की चीफ से अफसोस की लगी उम्मीद को लेकर पूछ रहे थे। पूछना लाजिमी भी है, क्योंकि वो उस पार्टी की चीफ हैं जो महाराष्ट्र सरकार में शासन करने वालों में भागीदार है। सोनिया गांधी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, यही सवाल था उनका। मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी का अंदाज प्रोवोकेटिव हो, उनके शब्द आपत्तिजनक हो, लेकिन बीते वर्षों में जिस तरह मॉब लिंचिंग को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा था, इस मामले में वो जोश और न्याय की गुहार नहीं दिखाई दी, ना ही कोई फॉलोअप दिख रही है। और वो फिल्मी सितारे भी गायब हैं जो खुद को सेक्युलर कहते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा समाज को सजग और सचेत रहने और जनता को जाग जाने की दुहाई देते हैं। ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वालों ने अभी तक इस मॉब लिंचिंग में संतों की हत्या को लेकर कोई पीआईएल दाखिल नहीं की है और न ही कोई मांग उठी कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो या जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन में भी जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। चूंकि हमारे देश के कानून में यह प्रावधान है कि क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में अगर अदालत में आरोप साबित हो जाए तो दोषी को आईपीसी की धारा 500 के मुताबिक 2 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों। लेकिन ऐसे मामले में आरोपी का इंटेंशन मानहानि करना था, यह साबित होना जरूरी है। खैर, अर्नब गोस्वामी की भाषा से आहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में सोनिया गांधी के मानहानि और धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज करा दिया। इसी दरमियान अर्नब पर यह हमला भी हुआ। हमले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई। फेक न्यूज़ नहीं था। ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि पत्रकारिता के लिए हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आम लोगों की आवाज़ और आम लोगों के लिए लड़ने वाले पत्रकार कहे जाने वाले एनडीटीवी के मेरे पुराने मित्र रवीश कुमार अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले को लेकर समूचे देश की जनता के सामने आकर इस घटना की निंदा करेंगे। प्रोफेशनल राइवलरी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ऐसे समय में उसे दरकिनार कर पत्रकारिता पर हुए प्रहार को लेकर चिंता ज़रूर जाहिर करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। उनकी मर्जी, लेकिन उनका विवेक कहता तो चैनल की स्क्रीन एक बार फिर ब्लैक कर अपना विरोध वो जता सकते थे। अपनी मधुर और धीमे अंदाज में प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट करते, पर नहीं हुआ। न ही किसी और बड़े न्यूज़ चैनल पर सेक्युलर कहे जाने वाले नामी पत्रकारों की तरफ से इस घटना पर कोई गर्माहट सुनाई दी। जाहिर है किसी दूसरे यानी चैनलों के बाजार में राइवल चैनल की चर्चा कर उसे बड़ा क्यों बनाया जाए। पर मेरा सवाल मेरे दोस्त रवीश कुमार से है। रवीश, मैं आपको आपके ही स्टेटमेंट सबूत के साथ दिखा रहा हूं, ज़रा ध्यान देकर सुनिए। दोस्तों, आप भी सुनिए। कुछ महीनों पहले रवीश कुमार ने अपने ऊपर हमले की आशंका को लेकर एक बड़ा ही संवेदनशील और वैचारिक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने पत्रकार पर हमले को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया था। सुनिए उनकी जुबानी। हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो शर्म की बात है। कि गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पे बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ। रवीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि वो गलत बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनकी हत्या की कामना की है तो ये शर्म की बात है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी की खराब भाषा को लेकर अगर उन पर हमला किया गया है तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? वो भी आपकी तरह गलत बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं, तो उनके लिए आप चुप क्यों हैं? क्या ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है? आपको बोलना चाहिए। क्या अर्नब का मामला लोकतंत्र के लिए शर्मनाक नहीं, सिर्फ आपसे जुड़े मामले के लिए शर्मनाक हो सकता है? संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सभी को है, पर पत्रकारों को इसके साथ कुछ विशेष अधिकार भी हैं। पूछने का अधिकार इनमें सबसे खास है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की धाराएं लगाई गईं। हिंदू संतों की निर्मम हत्या पर सोनिया गांधी की चुप्पी पर किए गए सवाल धार्मिक भावना भड़काने की मान ली गई। हालांकि अब ये अदालत तय करेगी कि अर्नब के खिलाफ लगाए गए आरोप दंडात्मक हैं या नहीं। मॉब लिंचिंग हिंदू साधु संतों की हो या किसी मुसलमान मौलवी मौलाना की या किसी और धर्म संप्रदाय और पंथ को मानने वाले की, अपराध को एक नज़र से देखा जाना चाहिए। हत्या हत्या है। जिस तरह तबरेज़ अंसारी की हत्या के साथ कई और मॉब लिंचिंग पर स्यूडो सेक्युलर नेता और पत्रकारों ने हाय तौबा मचाई थी, टॉप नेताओं ने ट्विटर और चैनलों पर अफसोस और निंदा की बाढ़ लाई थी, साधुओं की मौत पर मौन है। ज़रूरी नहीं कि उत्तेजक और ऊंची आवाज़ में बोलने से ही समाज में भावनाएं भड़क जाएं। सच तो ये भी है कि मधुर और धीमे सुर में बोलने वाले भी लोगों में मीठा जहर फैलाकर समाज और संप्रदायों में
दुश्मनी की गहरी खाई बना रहे हैं, भावनाएं भी खूब भड़का रहे हैं। चलिए, जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को अर्नब के सवाल धार्मिक भावना भड़काने वाले लगे, उनसे मैं पूछता हूं, कृपया आप अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए। क्या आप दूध के धुले हैं? दूसरों पर पत्थर मारने से पहले ये तो सोच लें कि आपने ऐसा गुनाह कभी किया है या नहीं। जहां तक अभद्र, अशोभनीय और आपत्तिजनक शब्द और भाषा की बात है, आपको याद दिला दूं कि देश की सबसे बड़ी नेताओं में गिनी जाने वाली और कुछ साल पहले तक देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस की चीफ सोनिया गांधी ने खुले मंच से नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जहर की खेती करने वाला कहा था। राहुल गांधी ने रांची में एक खुली सभा में मोदी पर हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया था। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ बताया। तो क्या ये सारे बयान देश और समाज को जोड़ने वाले बयान थे? ये सभी समाज और देश में धार्मिक भावना भड़काने के बयान नहीं तो और क्या है? क्या आपके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं बनता? आपकी पार्टी के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को सरेआम कायर कहा, रावण कहा, नीच इंसान कहा, सत्य का सौदागर कहा, बंदर और ना जाने क्या क्या कहा। जयराम रमेश ने तो मोदी को भस्मासुर तक कह डाला। और तो और पिछले साल लोकसभा में विपक्ष के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चलती संसद में गंदी नाली कह दिया। क्या ये शब्द कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को संकट मोचन मंत्र, धनलक्ष्मी मंत्र या दुर्गा शक्ति मंत्र दिखाई देते हैं? ये शब्द भी बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई ये खिलाफत पॉलिटिकल मी टू बन जाए। राजनीतिक दल पुराने मामलों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल करने लग जाएं, गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाएं और जनता तमाशबीन होकर अपने नेताओं को देखती रहे, क्योंकि किसी का दामन साफ नहीं है। मेरी इस सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर हो सकता है कई लोग सहमत हों, कई लोग ना भी हों। हकीकत यह भी है कि दशकों से पत्रकारों में भी वैचारिक मतभेद रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है। जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ लिखने वाला विपक्ष का पिछलग्गू या सुपारी पत्रकार कहा जाता है। आप सुनते भी होंगे, प्रेस्टिट्यूट्स भी कहा जाता रहा है। सत्ता के पक्ष और उसके काम की जानकारी साफ साफ जनता को पहुंचाए वो भक्त पत्रकार, दलाल पत्रकार गोदी मीडिया जैसे अलंकारों से विभूषित किए जाते हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं हुआ करती थी और कांग्रेस का जमाना था, तब पत्रकारों का बड़ा समूह बीजेपी के सवालों के घेरे में हुआ करता था। कई लोगों को कांग्रेस का दलाल भी कहा जाता था, कांग्रेस का खबरी कहा जाता था। वक्त वक्त की बात है। दोनों के अलावा तीसरे शासन काल में भी ऐसे आरोप पत्रकारों पर लगे हैं। वैसे दोनों बड़ी पार्टियों के विचारों के समर्थक पत्रकारों ने अपने अपने समय में खूब रोटियां सेकी हैं, खूब मतलब भी निकाले हैं और सत्ता परिवर्तन पर एक दूसरे के खिलाफ जहर भी खूब उगलते रहे हैं। ऐसे में एक बात साफ है, जो जिम्मेदार है उसे जवाब तो देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। हम तो सवाल पूछेंगे। अगर आप पक्षपाती करेंगे तो हम आप पर सवालों के तीखे तीर जरूर छोड़ेंगे। हम बोलेंगे, आपको बोलने पर मजबूर करेंगे। अन्याय को लेकर आप दो रवैया नहीं रख सकते। दोस्तों, इस मामले में आप अपनी राय हमें जरूर भेजें। नमस्कार, आप अपना ख्याल रखें।